और तेजस्वी जी 25 में नए बिहार की रचना के लिए, उसकी किस्मत को संवारने के लिए मुख्यमंत्री के रूप में हमारे बीच आएँ और काम करें। यही सबकी आकांक्षा, यही जनता की भी हसरत। चाहे वो वृद्धा पेंशन बढ़ाने की बात हो, विधवा पेंशन बढ़ाने की बात हो, बेरोजगारी भत्ता देने की बात हो, इस देश में मतलब कृषि विभाग रहे न रहे, कृषि होगी। तो मुझे ध्यान आया कि भाई ताजमहल रहे न रहे, लेकिन प्रेम तो रहेगा और प्रेम करने वाले लोग रहेंगे, लेकिन वो 30% से ज़्यादा खरीद नहीं हो पाती है। फिर बिचौलिए उसमें आते हैं, औने पौने दाम में वो बेचा जाता है। आपको बताया भाई कि देहरादून तक का उदाहरण लोगों ने, कि भाई आलू जो है वहाँ से खेत में सड़ जा रहा है और उसको निकाला नहीं जा रहा है उस मिट्टी से, उस क्यारी से। स्वामीनाथन को आपने भारत रत्न तो दे दिया, लेकिन उनकी बेटी भी तो मांगती करती रह गई कि उनको असल सम्मान तो तब होगा जब उनके रिकमेंडेशंस को सरकार सुने और लागू करे। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। देखिए, किसानों का सवाल तो इस देश में कोई नया सवाल नहीं है, लेकिन वे सवाल इतने पीछे धकेल दिए गए हैं शासन में रहने वाले लोगों के द्वारा कि किसानों के मुद्दे आज उभर कर पब्लिक एजेंडे में प्रमुखता से शामिल नहीं हो पाते। और इसीलिए जो इस देश के अन्नदाता हैं, उनके हितों की चिंता करने वाले लोग सदन में भी कम रह गए हैं और सड़क पर भी कोई जन आंदोलन खड़ा नहीं हो पाता। बिहार के किसानों ने जो जीवट के साथ खेतों में फसलों को लहलहाने का काम किया, वो कभी समृद्ध नहीं हो पाते हैं सिर्फ इसलिए कि उनकी जेब में कभी भी उचित दाम नहीं गया। और जो आज के कार्यक्रम के सूत्रधार हैं, बिहार के पूर्व कृषि मंत्री और अभी बक्सर से जो सांसद हैं सुधाकर सिंह जी, उन्होंने लगातार इन सवालों को बिहार की सरकार में रहते हुए तो उठाया ही, ताकि किसानों की स्वायत्तता बहाल हो। जो मंडी कानून खत्म कर दिया गया नीतीश कुमार जी के द्वारा, उसको पुनर्स्थापित किया जाए। और देश में भी इसकी अनुगुंज सुनाई पड़ी। जो लोग कहते थे कि सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसान या पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान या महाराष्ट्र के किसान और अन्य राज्यों के किसान उद्वेलित और आंदोलित होते हैं और जंतर मंतर को जाम करते हैं, तो नहीं, उन्होंने जगह जगह जाकर इस्तीफे के बाद और मंत्री रहते हुए भी इन सवालों को उठाया। और एक ही बात कि भाई न्यूनतम समर्थन मूल्य तो उनका वाजिब हक है, और बिहार की ज़मीन बड़ी ज़रखेज़ है, बिहार में सिंचाई का समुचित प्रबंध है, और बिहार यूँ तो पूरे देश के जो किसान हैं, वो सिर्फ किसान नहीं इन्वॉल्व होता है फार्मिंग में, पूरा परिवार उसमें शामिल होता है। तो देसी बीजों की विविधता गायब हो रही और अंतर्राष्ट्रीय बीज बाज़ार का दबाव है। और अभी बताया ही सुधाकर जी ने और बाकी मित्रों ने कि भाई जिस तरह से आपको ज़बरदस्ती सब्सिडी कह के या कम दर कह के अनावश्यक फर्टिलाइज़र और कीटनाशक जो है उर्वरक आपको बेचा जाता है और उसकी कालाबाजारी भी नहीं रुकती। ये सारे सवाल कृषि से जुड़े हुए थे। एक सत्र में शिक्षा से जुड़े हुए तमाम जो ज्वलंत प्रश्न हैं उसको सुलझाने का और उनको एक तरह से उस पर एक कह लें ब्रेनस्टॉर्मिंग करने का काम हुआ। उस सत्र में भी बड़े प्रमुख लोग शामिल रहे। प्रोफेसर मणिंद्र नाथ ठाकुर जी पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर हैं जेएनयू, वो थे, और दिल्ली विश्वविद्यालय के ही विद्यार्थी रहे डॉक्टर अजय सिंह जी, अभी विधान परिषद के सदस्य हैं, उनको हम लोगों ने सुना। और अभी आपने देखा अभी फाइनेंस पर चर्चा होनी है, उसमें मेहरोत्रा साहब हैं, और हेल्थ जो है उसमें जो जेएनयू की प्रोफेसर रहीं उनको हम लोगों ने सुना। तो कुल मिला के इस तरह के विमर्श, इस तरह की गोष्ठियाँ होते रहने से जो लेजिस्लेशन के काम में लगे हुए लोग हैं उनको भी एक ब्रॉडर आइडिया मिलता है कि लोग क्या सोच रहे हैं, एकेडमिक दुनिया के लोग क्या सोच रहे हैं, छात्र और शोधार्थी क्या सोच रहे हैं, और साथ ही वो जब आम लोगों से मिलते हैं जो दरअसल कृषि कर्म में लगे हुए हैं, उनके मसाइल क्या हैं, तो एक बेहतर तरीके से वो नीति निर्माण करने में सक्षम अपने आप को देख पाते हैं। जैसे एक मजाक में उन्होंने कहा ना भाई कि इस देश में मतलब कृषि विभाग रहे न रहे, कृषि होगी।
तो मुझे ध्यान आया कि भाई ताजमहल रहे ना रहे, लेकिन प्रेम तो रहेगा और प्रेम करने वाले लोग रहेंगे। तो इसलिए फ़र्क नहीं पड़ता है कि सरकार की दिशा भटक गई और किस तरह के कॉरपोरेट परस्त मुल्कों के दबाव में लोग काम कर रहे हैं, कौन लोग सेक्रेटरी को हाँक रहे हैं, कहाँ पर कैबिनेट मिनिस्टर का कोई नोट उसमें नहीं जाता है और पता चलता है कि फाइल का निष्पादन हो गया। तो स्वायत्तता ही खो दी है राजनीति ने। आपने कहा कि किसानों पे कई सारे चीज़ें थोपी की जाती है सब्सिडी के नाम पे, चाहे अब वो एमएसपी का रेट वो सही दाम नहीं मिलना, आप जी। यूरिया खाते हैं, मक्के की पैदावार जो है बहुत ज़्यादा होती है, एशिया में एशिया सबसे में ज़्यादा। सबसे ज़्यादा होती है। जी। लेकिन जब किसान बीज खरीदते हैं, बुआई का टाइम आता है, तो बीज महंगे दामों में मिलते हैं, जब फसल बेचने की बारी आती है तो वो सस्ते औने पौने दाम में जो है किसान बेचते हैं। नहीं, सरकार जो दावेदारी कर रही है, भी बताया ना कि 40 पैक्स के ज़रिए 40% पैदावार जो है उसको खरीदने का लक्ष्य दे दिया जाता है जिला प्रशासन द्वारा उसको, लेकिन वो 30% से ज़्यादा खरीद नहीं हो पाती है। फिर बिचौलिए उसमें आते हैं, औने पौने दाम में वो बेचा जाता है। आपको बताया भाई कि देहरादून तक का उदाहरण लोगों ने कि भाई आलू जो है वहाँ से खेत में सड़ जा रहा है और उसको निकाला नहीं जा रहा है उस मिट्टी से, उस क्यारी से। तो ये तो तब हो रहा है ना जब उसका पारिश्रमिक नहीं मिल रहा है और जो उसके लागत मूल्य का है उसका ड्योढ़ा भी नहीं उसको आ पा रहा है। कहाँ तो कितने फ़ायदे पहुंचाने की बात थी, स्वामीनाथन को आपने भारत रत्न तो दे दिया, लेकिन उनकी बेटी भी तो मांगती करती रह गई कि उनको असल सम्मान तो तब होगा जब उनके रिकमेंडेशंस को सरकार सुने और लागू करे। तो हमारा ये कहना है कि पहले भी देसी बीजों की विविधता थी, लोग उसके संरक्षण का काम करते थे। आप देखते होंगे जो झींगा झिंगली है उसमें भी 1-2 को सुखा दिया जाता था, उसी का बीज पर्याप्त होता था, ठीक ठाक उससे लोग उगाते थे। सब्जी से लेकर दलहन तिलहन सब चीज़ों के बीजों का संरक्षण देसी तरीके से हमारे किसान उस लोकल विजडम का इस्तेमाल करते हुए करते थे और अपने हुनर का इस्तेमाल करते हुए। आज ना तो हम उसमें कोई स्किल्ड हम एक फार्मर जो कह सकते हैं वो हैं, और जहाँ तो नई पीढ़ी की दिलचस्पी उधर हमने रहने दी है। तो यह तो धीरे धीरे खाद्यान्न के संकट से जो हमारा देश जूझता था और हमको रूस अमेरिका की तरफ निगाह देनी पड़ती थी, धीरे धीरे उसी तरफ धकेला जा रहा है। ये जो 3 फार्म लॉज और अमेंडमेंट करके ला रहे थे उसमें तो बटाईदारी का क्या हालत होना था, और जैसे निल्हा होता था लोगों ने बगावत की, नहीं कोई और तय करेगा कि हमको अपनी ज़मीन पर क्या क्या उगाना है। तो इन सारे सवालों को यहाँ पर आज एक तरह से एड्रेस करने की कोशिश की गई है, और अभी जो आखिरी सत्र है उसमें भी किया जाना है। वो कुलकर्णी जी भी आए हैं, वह भी विशेष सत्र में कुछ बोलेंगे अपने अनुभव के आधार पर। बिहार में चुनाव होने हैं, इस तरह के कार्यक्रम लगातार अन्य पार्टियां भी कर रही हैं। जी, क्या लग रहा है किसानों की जिंदगी में कुछ बदलाव है इस तरीके से? निश्चित तौर पर, और हम लोगों की घोषणाएं भी उसी आलोक में हैं। और चाहे वो वृद्धा पेंशन बढ़ाने की बात हो, विधवा पेंशन बढ़ाने की बात हो, बेरोज़गारी भत्ता देने की बात हो, माता बहना सम्मान योजना को धरती पर उतारने की बात हो, जो माई बहन योजना मान योजना करके जो है, तो ये सारे प्रयास हैं। और हमारे नेता तो अब 2-3 ज़िले बचे हुए हैं, हर जगह कार्यकर्ता संवाद, सहदर्शन और नारी संवाद किया है और लोगों का फीडबैक लिया है अपने कार्यकर्ताओं से, ग्रास रूट वर्कर्स से। इसके बाद हम लोग सीधे जनता के बीच जाएंगे और 15 वर्षों का जो शासनकाल लालू जी का, राबड़ी जी का बतौर मुख्यमंत्री रहा, 5 वर्ष का कार्यकाल बतौर रेल मंत्री रहा, और 3 वर्षों का कार्यकाल 20 महीने और 17 महीने करके तेजस्वी जी का बतौर उप मुख्यमंत्री रहा, उसमें जो काम हम लोगों ने किए हैं उन सब के आधार पर ही हम वोट मांगेंगे। और हमारी पार्टी सर्व समाज का प्रतिनिधित्व करती है, कभी भी एक्सक्लूजन की पॉलिटिक्स नहीं की कि इसको छोड़ के तब हम राजनीति करें, ये वर्सेस की पॉलिटिक्स भी नहीं। हाँ, समता की स्थापना के लिए और सबसे कमज़ोर वर्गों की बेहतरी और तरक्की के लिए और उनको मुख्यधारा में लाने के लिए हमेशा हमारी पार्टी चिंतित रहती है, उनकी फ़िक्र करती है। और इसीलिए नई आईटी नीति लाने की बात हो, नई पर्यटन नीति लाने की बात हो, जो सांस्कृतिक महत्व के केंद्र हैं, ऐतिहासिक महत्व के जो स्थल हैं, उन सब को वहाँ कैसे पर्यटकों
की संख्या में बढ़ोतरी हो और आकर्षित हों, इन सब पर काम किया है। या नई जो क्रीड़ा नीति जो है, स्पोर्ट्स पॉलिसी, वो सब तेजस्वी जी और हम लोगों की सरकार में जो लोग मंत्री रहे, चाहे इसराइल मंसूरी जी हों, आईटी मिनिस्टर हों, चाहे टूरिज़्म मिनिस्टर हों पहले के या बाद में, तो खुद तेजस्वी जी के ही जिम्मे वो मंत्रालय आया, और सब में आमूलचूल काम हुआ, परिवर्तन हुआ। कामकाज करने के पुराने ढर्रे पर जो चीज़ें होती थी, विभाग जिस तरह से हाँके जाते थे, उसमें पारदर्शिता लाने का काम किया। चाहे पीडब्ल्यूडी मिनिस्ट्री में उनका काम हो, जितने आरओबीज़ बनवाए, जितनी सड़कें उन्होंने बनवाई, चाहे वो ग्रामीण कार्य विभाग हो, जहाँ गांव के गली मोहल्ले की सड़कें बनती हैं, या नगर विकास मंत्री रहते हुए जो आज होता था ना, वाटर जो हमारा संरक्षण है, वाटर हार्वेस्टिंग और तमाम, उससे कैसे हम नाले का पानी और बारिश का पानी एक ना हो जाए, इसकी कोशिश हो, और फ्लड को लेकर भी हम दूरदर्शी तरीके से काम कर सकें, बाढ़ सुखाव को रोकने के लिए, जो असल में बिहार जैसे सूबे के लिए चटक मटक से दूर जो मुद्दे हैं, उस पर काम किया तेजस्वी जी ने, और जनता ने बड़ा सराहा। बड़े पैमाने पर 4 लाख के आसपास लोगों को, नियोजित शिक्षकों को हमने नियमित राज्यकर्मी का दर्जा दिया, और बड़े पैमाने पर शिक्षकों की बहाली बीपीएससी के ज़रिए की। आपको ध्यान होगा कि ये लालू जी के समय में पहली मर्तबा हुआ, 94 में 25,000 शिक्षक की बहाली, फिर राबड़ी जी के समय में, फिर माध्यमिक स्तर के शिक्षकों की बहाली हुई, कल्याण विभाग के शिक्षकों की बहाली हुई, 10,000 सिपाही की बहाली 99 में करने की बात हो, असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली हुई 1300, फिर 1050, 2 बार, और हर वर्ग के लोगों को मुख्य धारा में लाया, शासन प्रशासन में जगह दी गई। इन सब और ब्यूरोक्रेसी को कभी हावी नहीं होने दिया। जनता की सरकार वह थी, और फिर से हम लोकतंत्र में जनता की हितैषी सरकार की स्थापना, और पूंजीपतियों के लिए, हितों के लिए जो काम करती है वो सरकार, उसको हटाने के लिए हमारी ये योजना है। और हम वोटर लिस्ट से ना तो नाम उड़ाने देंगे, ना तो फर्जी वोटर जोड़ने देंगे, जो आयातित वोटर होते हैं, जो दिल्ली में आपको देखने को मिला। तो इन सब खेलों पर भी हमारी बारीक नज़र है, और तेजस्वी जी 25 में नए बिहार की रचना के लिए, उसकी किस्मत को संवारने के लिए मुख्यमंत्री के रूप में हमारे बीच आएँ और काम करें। यही सबकी आकांक्षा, यही जनता की भी हसरत है।